नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, पंचायती राज। इस वीडियो में हम पंचायत से रिलेटेड सभी अनुच्छेद ट्रिक से याद करेंगे, पंचायतों की कार्यप्रणाली आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले पंचायत से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन्हें एक मज़ेदार ट्रिक से याद कर लेते हैं और फिर इसे विस्तार से समझेंगे। तो चलिए अनुच्छेद 243 से शुरू करते हैं। इसमें तो बस ग्राम पंचायत की परिभाषा दी गई है। ये तो शुरुआत है, इसलिए इसे याद रखना आसान है। मतलब किसी भी विषय को समझने से पहले उसकी परिभाषा जानना जरूरी होता है ना। बिल्कुल, लेकिन असली चुनौती तो इसके बाद शुरू होती है। हाँ, जब 243A, B, C ये सब आते हैं। तो अनुच्छेद 243A के लिए क्या ट्रिक है? देखिए, 243A में ग्राम सभा का जिक्र है। ग्राम सभा। हाँ, इसे याद रखने का तरीका ए अक्षर से ही जुड़ा है। अच्छा, ए मतलब असेंबली, असेंबली और असेंबली का हिंदी में मतलब होता है सभा। सभा। हाँ, तो 243A हुआ ग्राम सभा। वाह, ये तो बहुत आसान है। तो फिर 243B का क्या मतलब है, जिसमें पंचायतों के गठन की बात है? बी से याद रखें बिल्ड। बिल्ड। हाँ, बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है बनाना या गठन करना। अच्छा, गठन करना। इसलिए 243B का मतलब है पंचायतों का गठन। बी से बिल्ड, ठीक है। और अगला है सी, जिसमें पंचायतों की संरचना का जिक्र है। यहाँ सी का मतलब है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन का सीधा संबंध किससे है? संरचना से। बिल्कुल। तो 243C मतलब पंचायतों की संरचना। ए से असेंबली, बी से बिल्ड, सी से कंस्ट्रक्शन। अरे, ये तो एक पैटर्न बन रहा है। हाँ, अब आता है 243D, जिसमें सीटों के आरक्षण की बात है। फिर है 243D, डी से दलित, दीन या डिप्राइव्ड। ये आरक्षण की बात करता है SC ST महिलाओं के लिए। 243D आरक्षण, ये तो आसान है। हाँ। अगला है 243E, यानी पंचायतों का कार्यकाल। ई से याद रखें ईयर। ईयर, कान। हाँ, जो सुनने में य जैसा लगता है। अच्छा, ईयर, हाँ लगता है। और य का मतलब है साल, और कार्यकाल भी तो सालों में ही होता है। सही बात है। तो 243E मतलब कार्यकाल जी। और 243F में सदस्यों की अयोग्यताओं का वर्णन है। इसके लिए क्या ट्रिक है? F से याद रखें फेल। फेल। हाँ, जो व्यक्ति अयोग्य होता है वो एक तरह से फेल हो जाता है ना। हाँ बिल्कुल। तो F का मतलब है अयोग्यताएं। ठीक है, अब बात करते हैं 243G की, जिसमें पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और उत्तरदायित्व का जिक्र है। G से याद रखें जीनियस। जीनियस। जी, जीनियस लोगों के पास मतलब शक्ति होती है कि वे कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। तो 243G का मतलब है पंचायतों की शक्तियां। और 243H में? इसमें पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियों का उल्लेख है। H से याद रखें हाई टैक्स। हाई टैक्स। हाँ, इससे ये याद रहेगा कि इस अनुच्छेद में टैक्स यानी कर की बात हो रही है। हाई टैक्स, ये तो बिल्कुल सीधा है। अगला है 243I, जिसमें वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। आई से याद रखें इनकम। इनकम। और सरकार की इनकम का हिसाब किताब कौन रखता है? वित्त आयोग। बस, तो आई मतलब वित्त आयोग। अब आता है 243J, पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा। जे से याद रखें जांच। जांच। हाँ, लेखा परीक्षा का मतलब ही जांच करना होता है। सही है। तो 243J मतलब पंचायतों के खातों की जांच या संपरीक्षा। जे से जांच, बिल्कुल सही। इसके बाद है 243K, पंचायतों के लिए निर्वाचन। के से याद रखें किंग्स 11 इलेक्शन। किंग्स 11, अच्छा। यहाँ इलेक्शन शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका मतलब है निर्वाचन। हाँ, निर्वाचन। तो के मतलब निर्वाचन। किंग्स 11 इलेक्शन, ये याद रहेगा। अब 243L की बात करते हैं, जो कहता है कि यह कानून संघ राज्य क्षेत्रों पर भी लागू होगा। एल से याद रखें लागू होना। लागू होना। यह सीधा और सरल है। 243L मतलब कुछ क्षेत्रों पर लागू होना। तो फिर 243M इसका उल्टा होगा, जिसमें कुछ क्षेत्रों में लागू न होने की बात है। बिल्कुल। एम से याद रखें मना करना। मना करना। जब किसी चीज के लिए मना कर दिया जाए तो वो लागू नहीं होती। सही है। तो 243M मतलब लागू ना होना। एल से लागू, एम से मना, ये जोड़ी याद रहेगी। अगला है 243N, जिसमें पंचायतों के बने रहने का जिक्र है। एन से याद रखें निरंतर। निरंतर। निरंतर का मतलब ही होता है बने रहना। हाँ। तो एन मतलब पंचायतों का निरंतर बने रहना। और इस क्रम का आखिरी अनुच्छेद 243O, जिसमें चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक है। ओ से याद रखें ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन। हाँ। न्यायालय इन मामलों में कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, यानी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अच्छा।
तो 243O मतलब न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। तो चलिए एक बार तेजी से इन सभी ट्रिक्स को दोहराते हैं। जरूर। A असेंबली, यानी सभा, B बिल्ड, गठन, C कंस्ट्रक्शन, संरचना, D दया, आरक्षण, E ईयर जो सुनने में ईयर जैसा है, कार्यकाल, F फेल, अयोग्यता, G जीनियस, शक्तियां, हाई टैक्स, कर, I इनकम, वित्तायोग, J जांच, लेखा परीक्षा, K किंग्स 11 इलेक्शन, निर्वाचन L लागू होना, और M मना करना, हाँ लागू न होना, N निरंतर बने रहना और आखिर में O ऑब्जेक्शन यानी हस्तक्षेप पर रोक। चलिए अब पंचायती राज को विस्तार से समझते हैं। ये सिर्फ एक मतलब सरकारी ढांचा नहीं है, ये सत्ता को दिल्ली और राज्यों की राजधानियों से निकालकर सीधे गांव की चौपाल तक पहुंचाने की एक जबरदस्त कोशिश है। सही कहा। और इसकी जरूरत क्यों है ये समझना सबसे जरूरी है। मतलब हमारे पास केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, तो फिर एक और स्तर की क्या जरूरत थी? इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी गांव की एक नाली टूट गई है। अब क्या वहां का कोई आदमी अपनी शिकायत लेकर सीधे मुख्यमंत्री के पास जाएगा? नहीं, जाहिर है नहीं, ये तो अव्यवहारिक है। बिल्कुल, यही है विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन का सिद्धांत। स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही होना चाहिए। मतलब शक्ति को अलग अलग स्तरों पर बांटना। हाँ, सारी शक्ति एक जगह रखना यानी केंद्रीकरण भारत जैसे विशाल देश में काम ही नहीं कर सकता। तो ये जो विचार है ये सुनने में तो बहुत आधुनिक लगता है, पर इसकी जड़ें तो काफी पुरानी है ना? हाँ, बहुत पुरानी। अगर हम औपचारिक रूप से देखें तो इसकी शुरुआत ब्रिटिश काल में लॉर्ड रिपन ने की थी 1882 में। अच्छा, जिन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं। वही, उन्होंने जिला बोर्ड बनाए थे ताकि कुछ स्थानीय मामले स्थानीय लोग ही देख लें। लेकिन जो ग्राम स्वराज का असली सपना था वो तो महात्मा गांधी का था। बिल्कुल, गांधी जी का मानना था कि सच्चा लोकतंत्र गांव से चलता है, दिल्ली से नहीं। पर जब संविधान बन रहा था तो इस पर सबसे तीखी बहस हुई। और बहस में दूसरी तरफ कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उनकी चिंताएं मतलब बहुत गहरी और वास्तविक थीं। क्या चिंताएं थी उनकी? उन्हें लगता था कि हमारे गांव जातिवाद और सामंतवाद के गढ़ हैं। अगर गांवों को ज्यादा शक्तियां दे दी तो गांव के जो क्या कहते हैं दबंग और ऊंची जाति के लोग हैं वही प्रमुख बन जाएंगे। हाँ, और वो दलितों और पिछड़ों का शोषण और बढ़ा देंगे। उन्हें कभी मौका ही नहीं मिलेगा। ये तो बहुत ही जायज चिंता थी। और आज भी हम कई जगह सरपंच पति कल्चर देखते हैं, तो उनकी आशंका कहीं ना कहीं तो सच साबित हुई है। बिल्कुल हुई है। कानून बनाना एक बात है, पर जमीनी हकीकत बदलना वो बिल्कुल दूसरी। तो फिर संविधान सभा में क्या फैसला हुआ? एक बीच का रास्ता निकाला गया। पंचायती राज को अनिवार्य नहीं बनाया, उसे अनुच्छेद 40 के तहत राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में डाल दिया। अच्छा, मतलब ये राज्यों के लिए सिर्फ एक सलाह की तरह था, उनकी मर्जी, लागू करें या ना करें। सही। और इसीलिए शुरुआती सालों में इस पर कुछ खास काम हुआ भी नहीं। हाँ, मैंने पढ़ा है कि नेहरू जी ने कुछ कार्यक्रम शुरू किए थे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। हाँ, 1952 में, और फिर 1953 में राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। लेकिन दोनों ही मतलब बुरी तरह से फेल हो गए। क्यों? क्या वजह थी? इसी क्यों का जवाब ढूंढने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। और समिति ने साफ साफ कहा कि कार्यक्रम इसलिए फेल हुए क्योंकि उनमें जन भागीदारी ही नहीं थी। अच्छा, मतलब सब कुछ ऊपर से तय हो रहा था, जनता को पूछा ही नहीं जा रहा था। बिल्कुल। तो समिति ने कहा कि इसका एक ही इलाज है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। और यहीं से त्रिस्तरीय व्यवस्था का आइडिया आया है ना? हाँ, बलवंत राय मेहता समिति ने ही वो त्रिस्तरीय ढांचा दिया जो आज भी हमारी व्यवस्था की रीढ़ है। कौन कौन से 3 स्तर? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इसी वजह से बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। बिल्कुल। और उनकी सिफारिश के बाद 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का नागौर जिला देश का पहला जिला बना जहां पंचायती राज लागू हुआ। और दूसरा शायद आंध्र प्रदेश था। एकदम सही। पर ये अभी भी संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं था। तो इसके बाद भी और समितियां बनी? हाँ, कई बनी। एक और महत्वपूर्ण समिति थी 1977 में, अशोक मेहता समिति। अच्छा, इसे याद रखने की एक मजेदार ट्रिक है। बताइए। बलवंत राय मेहता 3 शब्द है। हाँ। तो उन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था सुझाई। अच्छा।
और अशोक मेहता 2 शब्द हैं। तो उन्होंने द्विस्तरीय व्यवस्था सुझाई होगी। बिल्कुल, मंडल पंचायत और जिला परिषद। हालांकि उनकी सिफारिशें लागू नहीं हुई। ये ट्रिक तो बढ़िया है, पर वो कौन सी समिति थी जिसने सब कुछ बदल दिया? वो थी 1986 की LM सिंघवी समिति। ये एक गेम चेंजर थी। सिंघवी समिति ने पहली बार जोर देकर कहा कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना ही होगा। मतलब इसे सभी राज्यों के लिए अनिवार्य बनाना होगा? हाँ, जब तक ऐसा नहीं होता ये बस कागजों पर ही रहेगा। और यहीं से असली कानूनी सफर शुरू हुआ। सही। राजीव गांधी सरकार 1989 में एक विधेयक लाई थी, 64वां संशोधन, पर वो राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। फिर PV नरसिम्हा राव सरकार 73वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आई और इस बार ये पास हो गया। और वो ऐतिहासिक तारीख थी 24 अप्रैल 1993, जब ये पूरे देश में लागू हुआ। बिल्कुल, और इसीलिए हम हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाते हैं। तो इस 73वें संशोधन ने क्या क्या बड़े बदलाव किए? सबसे पहले तो संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9। भाग 9 और एक नई अनुसूची भी, 11वीं अनुसूची। इस अनुसूची में पूरे 29 विषय दिए गए जिन पर काम करने का अधिकार पंचायतों को मिला। 29 विषय जैसे कि सड़कें, नालियां, पीने का पानी, पशुपालन, मतलब वो सारे काम जो सीधे गांव के जीवन से जुड़े हैं। और आरक्षण का भी तो कोई बड़ा प्रावधान था इसमें। हाँ, ये सबसे क्रांतिकारी कदमों में से एक था। महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित की गईं। 1/3, ये बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी। और SC ST के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण। OBC आरक्षण का फैसला राज्यों पर छोड़ा गया। और कार्यकाल भी तय कर दिया गया। हाँ, 5 साल। और ये भी कि अगर पंचायत भंग होती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना ही होगा। तो ये तो हुआ कानून, पर जमीन पर ये काम कैसे करता है? मैं हमेशा ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये बहुत आम कंफ्यूजन है। इसे ऐसे समझिए, ग्राम सभा गांव की संसद है। गांव की संसद? हाँ। अच्छा। और ग्राम पंचायत उस संसद द्वारा चुनी गई सरकार है। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। तो ग्राम सभा में कौन होता है? गांव की वोटर लिस्ट में जितने भी लोग हैं वो सब ग्राम सभा के सदस्य हैं। ये गांव की विधायिका है। और ग्राम पंचायत? वो कार्यपालिका है। उसमें एक सरपंच या प्रधान होता है और कुछ वार्ड सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहते हैं। उनका काम विकास के काम करवाना है, सड़क, नाली, हैंडपंप, ये सब। समझ गया। तो ये तो हुआ पहला स्तर। इसके ऊपर के 2 स्तर कैसे काम करते हैं? दूसरा स्तर है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति। इसमें उस ब्लॉक के सभी सरपंच सदस्य होते हैं। वो अपने में से एक अध्यक्ष चुनते हैं जिसे ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। और यहाँ सरकारी अधिकारी कौन होता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी BDO। ठीक है। और सबसे ऊपर? सबसे ऊपर है जिला पंचायत या जिला परिषद। ये जिले की सबसे बड़ी संस्था है। इसके सदस्य कौन होते हैं? जिले के सभी ब्लॉक प्रमुख इसके सदस्य होते हैं और वो अपने में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। यहाँ जो मुख्य सरकारी अधिकारी होते हैं वो हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO, जो आमतौर पर एक IAS अधिकारी होते हैं। तो ये पूरा ढांचा तो बहुत मजबूत लगता है। अब जरा उन अनुच्छेदों पर आते हैं जो इन्हें असली शक्ति देते हैं। सारे याद करना तो मुश्किल है। सारे जरूरी भी नहीं है, पर कुछ मुख्य अनुच्छेदों को समझना जरूरी है। ट्रिक से याद कर सकते हैं। अच्छा। जैसे अनुच्छेद 243B, B से बनना, ये पंचायतों के गठन मतलब 3 स्तरीय ढांचे के बनने की बात करता है। 243B पंचायतों का बनना, ठीक है। फिर है 243D, D से दलित, दीन या डिप्राइव्ड, ये आरक्षण की बात करता है SC ST महिलाओं के लिए। 243D आरक्षण, ये तो आसान है। कार्यकाल के लिए है 243E, E से एंड ऑफ टर्म जो कि 5 साल है। सबसे जरूरी है 243G, G से ग्रेट पावर्स। यही वो अनुच्छेद है जो पंचायतों को उन 29 विषयों पर काम करने की शक्ति देता है। G से ग्रेट पावर्स, ये अच्छा है। और पैसों के बिना तो कोई शक्ति नहीं चलती, तो उसके लिए है 243H, H से हाउस टैक्स। ये पंचायतों को टैक्स लगाने की शक्ति देता है ताकि उनकी अपनी कुछ आमदनी हो। हाँ, और इसी से जुड़ा है 243I, I से इनकम। ये राज्य वित्त आयोग के गठन की बात करता है जो बताएगा कि राज्य की इनकम का कितना हिस्सा पंचायतों को मिलेगा। आय से इनकम, ये तो कभी नहीं भूलूंगा। और आखिर में 243K, K से कमाल का इलेक्शन कमीशन। ये पंचायतों के निष्पक्ष चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करता है।
कमाल का इलेक्शन कमीशन, ये सारी ट्रिक्स तो बहुत काम की हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा सिस्टम कितना सोच समझकर बनाया गया है। हाँ, कागज पर तो ये दुनिया की सबसे बेहतरीन स्थानीय स्वशासन प्रणालियों में से एक लगती है। और इसने लोकतंत्र को गहरा तो किया ही है। आज देश में 30 लाख से ज्यादा चुने हुए पंचायत प्रतिनिधि हैं। 30 लाख? हाँ, और उनमें से लगभग 14 लाख महिलाएं हैं। ये संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये तो वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन चुनौतियां भी तो हैं, जैसा हमने पहले भी बात की। फंड की कमी, अधिकारियों का हस्तक्षेप। चुनौतियां बहुत है, सफर अभी लंबा है। संवैधानिक दर्जा मिलना एक बड़ी जीत थी, पर असली जीत तब होगी जब हर ग्राम सभा सच में सशक्त हो जाएगी। जब एक सरपंच को किसी अधिकारी के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े। बिल्कुल, जब वो अधिकार से अपनी बात रख सके। तो कुल मिलाकर पंचायती राज की कहानी उम्मीद की कहानी है। एक ऐसा सिस्टम जो अंबेडकर की चेतावनियों और गांधी जी के सपनों के बीच एक रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा है। एकदम सही, ये एक प्रयोग है जो अभी भी चल रहा है और इसकी सफलता ही तय करेगी कि भारत का लोकतंत्र भविष्य में कितना गहरा और कितना वास्तविक होगा। अब आज के सेशन से एक आसान सवाल, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव सबसे पहले किस समिति ने दिया था? इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताएं। तो आज हमने देखा पंचायत से रिलेटेड सभी थ्योरी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।